स्वागत है दोस्तों आपका डीएसएल एजुकेशन में। आज हम सीटेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने सीरीज चलाई है उसी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज हम 2016 के सीटेट के पेपर फर्स्ट के सीडीपी के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं 17, 18, 19, 20 और 21 के पेपर्स की चर्चा कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेस्क के आने वाले एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो ये आपको उपयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे ये भी आप जान पाओगे। तो आज हम 18 सितंबर 2016 को जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसके क्वेश्चंस की अपन चर्चा करते हैं। अपन इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वह कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह ऊब जाता है, क्योंकि प्रतिभावान जो शिक्षार्थी होता है उसको जल्दी जल्दी सीखने की आदत होती है और अगर चुनौतीपूर्ण कोई गतिविधि हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। लेकिन अगर नॉर्मल मेथड में अगर गतिविधियाँ होगी सिंपली वे में, तो वह ऊब जाएगा और कम प्रेरित अनुभव करेगा। तो ये प्रतिभावान शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका यही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। प्रभावी अधिगम को शिक्षिका कैसे बढ़ाएगी? ऑप्शन फर्स्ट है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो दोस्तों भी अगर एग्जाम्पल उनके जीवन से संबंधित एग्जाम अपन देंगे एग्जाम्पल तो वह जल्दी सीखेगा। तो प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम यही होगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषण है। तो यहाँ पे इसमें देखते हैं निष्क्रिय प्राप्त करता तो बिल्कुल नहीं होंगे। समस्या समाधान करता होते हैं बच्चे, समस्या को सोल्व करते हैं। शोध करता कुछ हद तक कुछ नई क्रिएटिविटी दिखाते हैं तो वो एक तरह से शोध करता ही होता है। और सक्रिय अन्वेषक, तो इसमें 1, 2, 3। अब इसमें कूट का है, ये कूट का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। बी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों सही है। सी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। डी है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ सही है। इसमें अपन ने देखा अपना सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा ओवरलैप कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन फर्स्ट है यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप में समझा जाना। ये गलत है, पुराने प्रत्ययों के संदर्भ के बिना, तो नेगेटिव अप्रोच है। यहाँ पूछ रहा है जब विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक परिवर्तन न किए बिना उन्हें दंड का उपयोग करना। दंड तो बिल्कुल नहीं देंगे अपन विद्यार्थियों को। एनसीएफ में ये कहा गया है दंड देना उचित नहीं है। आरटी में भी इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर दे रखा है विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही नहीं विचारों में बदलना, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और तर्क शक्ति का उपयोग करके उन्हें प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन करेंगे विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए। प्रोत्साहन वर्ड यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रोत्साहन देने के लिए, और यहाँ पे प्रोत्साहन ही अपन करेंगे। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं इसका पहला ऑप्शन है एकाधिकार। शिक्षक एकाधिकार होगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? कुछ समझ नहीं पाएंगे। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है निष्क्रिय
विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, दोनों ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है, केवल संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान केंद्रित रखने से भी इसमें ऑप्शन भी अपना एलिमिनेट हो गया। अब अपना यही ऑप्शन बचता है, तो एलिमिनेशन मेथड से भी अपन कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट करके लास्ट जो ऑप्शन बचता है वही अपना आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ये भी कूट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट है, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो जब वो कौवे के बारे में बोलता है एक पक्षी है, तो ये बच्चे में स्मृतियाँ पहले से भंडारित, बिल्कुल उसके बारे में पहले से पता था तभी तो वो बोला एक पक्षी है। पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बिल्कुल पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर भाषा के कुछ उपकरणों का, बिल्कुल भाषा का, पक्षी भाषा का उपयोग किया तभी तो पक्षी वर्ड निकला है। तो तीनों इसमें सही है। तो यहाँ पे इस कूट में देखेंगे कौन सा है, तो केवल बी ऑप्शन ही बता रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कूट सही है, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऐसा कहे कि उन्हें भीतर प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ऐसा क्या कहे कि वह भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो? तो ऑप्शन देखते हैं। तुम उसके जैसे क्यों नहीं करते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। क्या जल्दी काम करो, पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। सीखना विद्यार्थियों की आंतरिक प्रेरणा है। जब किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त करो। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है तुम उसके जैसा, उस कंपैरिजन वाली भावना है, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। जल्दी पूरा लालच की भावना है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। चलो इसे उसके पहले, उसके वही कंपेरेटिव भावना हो जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। सीखना विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा है, यह आंतरिक प्रेरणा है। जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। इसमें लिखा भी हुआ है कि जो किसी से पहले समाप्त करता है तो वो बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करेगा, और जबकि क्वेश्चन अपना आंतरिक प्रेरणा के रूप में दे रखा है। आंतरिक प्रेरणा कौन सी है? तो इसमें आंतरिक भीतरी प्रेरणा की बात की है, आंतरिक प्रेरणा की बात की है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपन ढंग से देखना है और ऑप्शन को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? वो भी आंतरिक रूप की फिर बात हो रही है। प्रतियोगात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, उन्हें चिंता और डर पैदा करके, चिंता और डर बिल्कुल पैदा नहीं करेंगे, बच्चे डर जाएंगे, लालच उसको देंगे नहीं, और प्रतियोगात्मक कंपेटिटिव भावना पैदा नहीं करेंगे। पहले वाले क्वेश्चंस जैसा ही है, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज वापस इसमें चेंज कर दी गई है। तो यहाँ पे CDP में अपन को क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ध्यान रखना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बन सके, और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बात की जा रही है रटकर अपन उनको नहीं सिखा सकते, दंड बिल्कुल नहीं देंगे, परीक्षा के अंत में अच्छे अंक प्राप्त करें, कंपटीशन की भावना बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो लगभग सेम ही यहाँ पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं पिछले क्वेश्चंस के लिंक में। तो अगर आप CDP में क्वेश्चंस टू क्वेश्चन को रिलेट करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर रहेगा, वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास का सिर पादमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है।
ऑप्शन फर्स्ट है भिन्नों से एकीकृत कार्य की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा है सिर पादमुखी, मतलब सिर से पैर की ओर। इस वर्ड को अपन ढंग से देखेंगे तो अपना आंसर क्लियर हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट तीसरा अपन देखते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। जन्म पूर्व से वो भाषा कहाँ से सीखेगा? पेट में भाषा तो ना सीखता है। वयस्क से पहले वो बोलना सीख जाता है, और मध्य बचपन से पहले प्रारंभिक बचपन आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो गया, प्रारंभिक बचपन का समय सबसे संवेदनशील होता है भाषा विकास के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन फर्स्ट है वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, आनुवंशिकता और पौष्टिकता का, आनुवंशिकता और पर्यावरण का। तो जो उसका विकास होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण के अनुकूल होता है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इससे कंफ्यूज ना हो कि उसको डेली प्रशिक्षण प्राप्त होता है तो उसमें प्रशिक्षण की भावना आएगी, प्रशिक्षण तो उनका देने का काम है, तो इस ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना आपको। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। वृद्धि और जो विकास होता है वो आनुवंशिक और पर्यावरण के अनुकूल होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? तो ऑप्शन है विद्यालय, आस पड़ोस, विद्यालय, निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस। तो समाजीकरण का सबसे मेन होता है परिवार, तो परिवार तो होंगे, दोनों ऑप्शन में परिवार है, परिवार तो होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखा विद्यालय और आस पड़ोस और विद्यालय निकटतम परिवार के सदस्य, तो निकटतम परिवार के सदस्य परिवार में शामिल होंगे तो ये भी होगा। आस पड़ोस परिवार के बाद आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड गौण वाहक मतलब न्यूनतम वाहक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, लेव वाइगोस के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? लेव वाइगोस की सामाजिक संज्ञानात्मक की बात करता है, कोऑपरेटिव की बात करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सामाजिक अनन्य क्रियाएं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कॉलर वर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? तर्क दिया है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आप ईमानदार रहना चाहिए, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड और आज्ञाकारिता अनुकूलन। तर्क दिया है आप ईमानदार है तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये ईमानदारी की भावना करे और गर्व की बात ना करे, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करना, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो यहाँ पे जीन पियाजे ने पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे से ही है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। देखते हैं, वर्तमान योजनाओं के अनुरूप नवीन जानकारी में संशोधन का मतलब होता है समावेशन, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन करना होता है यानी समायोजन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में ऐसे शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है। नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करते हैं, आवृत्ति को बढ़ाते हैं, या खोज प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं? बिल्कुल खोज को प्रोत्साहन, नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है कि एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। हर बच्चे को
प्रत्येक विषय 8 तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियों का विकास हो। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। बिल्कुल बहुबुद्धि की बात हो रही है तो बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेविग्योस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेविग्योस्की इसकी खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेविग्योस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, या दोनों इसकी व्याख्या विचारों के अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो दोस्तों वाइग्योस्की ने अहम केंद्र की बात नहीं की और इसकी व्याख्या अनुकरण के रूप में भी नहीं, दोनों ने अनुकरण के रूप में, दोनों की अलग अलग विचारधारा थी। यहाँ पे भी दे रखा है, ये उल्टा दे रखा है, जीन पियाजे की खोजबीन से संबंधित थी और वाइग्योस्की सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं से संबंधित थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेविग्योस्की इसकी भाषा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग है एक शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है और जैविक सत्ता है। लिंग एक सामाजिक संरचना है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, लेविग्योस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन फर्स्ट है, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट। तो लेविग्योस्की ने सहयोगी प्रोजेक्ट की बात की है, सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं की बात की है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नता को निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत करे, उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, शिक्षण और आकलन के समय और मानक तरीके हो। तो यहाँ पे देखो, अलग अलग करने की भावना बिल्कुल नहीं होगी, उनको कठोर नियमों की भावना भी नहीं बिल्कुल नहीं होगी, और समान आकलन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला व्यक्तित्व भिन्नता से निपटने के लिए बिल्कुल बच्चों से बातचीत करना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव हो। अगर आकलन में भय और तनाव होगा तो वो उद्देश्यपूर्ण बिल्कुल नहीं होगा। वर्ष में एक बार करने से भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, और उसकी उपलब्धि में अंतर तुलना करने का मतलब आकलन नहीं होता। तुलना करने से बच्चे में, कमज़ोर बच्चे में इन भावना विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक मिलता रहे, इसलिए इसका आकलन का उद्देश्यपूर्ण महत्व यही होता है, उसका फीडबैक प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होती है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुविधादाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षा की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। बिल्कुल शिक्षिका विद्यार्थियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट अपना है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा अपने विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन सही है क्योंकि सभी बच्चे
अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत, क्योंकि यह आवश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत, क्योंकि यह बच्चों में के लिए दुविधा उत्पन्न कर देता है। तो विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। श्रेणीबद्ध नहीं दिखाती, विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सुनने में समर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसके उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो सुनने में असमर्थ बच्चा, जो सुनने में असमर्थ समझता है, उसका राइट आंसर होगा नियमित विद्यालय में वह सही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है यदि उसे उचित सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो लाल बटन दबा के बेल आइकन जरूर हिट कीजिए। ये जो लाल बटन दे रखा है इसको दबाना बिल्कुल फ्री है, इसको दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुपों और टेलीग्राम ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि एक पुनर्वलन का काम हो सके, मेरे लिए भी एक पुनर्वलन का काम हो सके और आपके लिए भी आने वाले एग्जाम में ये उपयोगी सिद्ध हो सके। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को जाने से पहले किसी भी एग्जाम में, शिक्षक के किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इनको देख जाओगे तो आपको ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।